सुप्रभातम बच्चों। आपकी अपनी संस्कृत कक्षा में प्यारे प्यारे कक्षा 8 के बच्चों आपका स्वागत है। मैं सुधीर द्विवेदी आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय के साथ। बच्चों, विषय में प्रवेश करने से पूर्व आप सब विषय के पूर्व अध्ययनकृत विषय का अभ्यास करेंगे, उसके बाद नए विषय में प्रवेश करेंगे। अच्छा, सबसे ज़रूरी बात, आपने अभी तक यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको ही मिले। अच्छा बच्चों, सबसे पहले हम अभ्यास करते हैं। आपने सबसे पहले पढ़ा था स्वर संधि को। स्वर संधि को का एक अभ्यास, हाँ बच्चों, आप ध्यान से पढ़ेंगे और पूरे पाठ को पढ़ने के बाद में हम आपसे कुछ प्रश्नों को पूछेंगे, आपको उत्तर देने पड़ेंगे। इसलिए आप पाठ को ध्यान से पढ़ना ना भूलें। यदि कहीं पर कोई संदेह है तो उसे अवश्य हमसे पूछेंगे, ठीक है बच्चों। सबसे पहले तन्मय खड़ो बेटा, आपको संधि करनी है। शब्द है यदि प्लस अपि। यदि प्लस अपि, तो इसकी क्या संधि होगी? यद्यपि। बहुत अच्छे बेटा, बैठो। हाँ बैठ जाओ। मृत्युंजय बेटा, रमा प्लस ईश के रमेश, ठीक है, बैठो बेटा। कार्तिकेय खड़े हो बेटा। हरे प्लस ए, इस शब्द की संधि क्या होगी? हरेव। बहुत अच्छे, बैठो। श्रेया खड़ी हो बेटा। मही प्लस ईश, महीश, ठीक है, बैठो। आर्यन खड़े हो बेटा। तथा प्लस एव की संधि तथैव, ठीक है। अभी आपने दिए गए शब्दों की संधियां की, अब हम आपसे विच्छेद कराएंगे। विच्छेद का अर्थ क्या होता है बच्चों? दो शब्द को अलग अलग करना। शब्द को अलग अलग करना क्या कहलाता है? विच्छेद। तो 4 शब्द दिए जा रहे हैं। पहला शब्द है पावकः। तनुजा खड़ी हो बेटा, इसका विच्छेद करो। पावकः का, हाँ, पौ प्लस अका, ठीक है बेटा। पौ प्लस अका अर्थात पावका, ठीक बेटा, बैठो। शिवी खड़ी हो। प्रत्येकम का विच्छेद करो। प्रति प्लस एकम बराबर प्रत्येकम। बहुत अच्छे बेटा, बैठो। आदर्श खड़े हो। विद्यालय का विच्छेद करो। विद्या प्लस आलय, ठीक है, विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय। महौषधि का कौन विच्छेद करेगा? हाँ, भूमि खड़ी हो बेटा। महा प्लस औषधि बराबर महौषधि, ठीक है बेटा। अब आपने विच्छेद भी किया। आपको नया एक शब्द दे रहे हैं, उसका आपको संधि करनी है। गौरव खड़े हो बेटा। सद प्लस जन का क्या संधि होगी? सद प्लस जन नहीं पता? क्यों? क्योंकि आपने जिस स्वर संधि को पढ़ा है उसका कोई भी नियम और कोई भी उदाहरण इस संधि में नहीं प्रयोग हो रहा है, इसलिए इसकी संधि आपको नहीं पता है। मैं आपको बताता हूँ बच्चों, इसे कहते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या होती है? इसकी परिभाषा है, दो व्यंजन वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। दो व्यंजन वर्णों के मेल से, और स्वर संधि में क्या था? दो स्वर वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। बेटा, व्यंजन संधि के उदाहरण में दिया गया है सत प्लस चित बराबर सच्चित। उसी प्रकार सद प्लस जन बराबर सज्जन। हाँ, इसका नियम भी मैं बताऊंगा अभी। बेटा, व्यंजन संधि के 8 भेद हैं। कौन कौन से? नंबर 1 ष्टुत्व संधि, नंबर 2 ष्टुत्व संधि, नंबर 3 जस्तु संधि, नंबर 4 चरतु संधि, नंबर 5 लत्तु संधि, नंबर 6 अनुस्वार संधि, नंबर 7 छत्व संधि, नंबर 8 गमुट संधि। यह हमारी व्यंजन संधि का पूर्व भाग है, अर्थात प्रथम भाग है। इसमें हम केवल 4 संधि के
संधि के रूपों का अध्ययन करेंगे। वो कौन कौन से संधि के रूप? इष्टुत्व संधि, इष्टुत्व संधि, जस्तु संधि और चरतु संधि। उसके बाद शेष 4 भागों को हम द्वितीय भाग में अध्ययन करेंगे। चलिए सबसे पहले हम संधि के प्रथम भेद इष्टुत्व संधि का अध्ययन करते हैं। इष्टुत्व संधि क्या है? इष्टुत्व संधि को संस्कृत में कहा जाता है स्तो श्चुनः सु। क्या कहा जाता है बच्चों? स्तो श्चुनः इष्चुः। स्तो श्चुनः सु की परिभाषा है यदि स या तवर्ग से पहले या बाद में श या चवर्ग का कोई वर्ण हो तो स और तवर्ग को क्रमशः स और चवर्ग हो जाता है। बच्चों दोनों सा को पहचानते हो? हाँ, तो पहले वाला श कौन सा है? दंती सा है। और दूसरा वाला श कौन सा है? तालव्य श। बहुत अच्छे बच्चों। तो दंती सा के बाद में यदि चवर्ग या श हो तो दंती सा को तालव्य सा बन जाएगा। ठीक है, तवर्ग को चवर्ग में परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन योग में अर्थात कोई भी आगे या पीछे कहीं भी हो सकता है। जैसे उदाहरण है बच्चों, रामस प्लस च, रामस प्लस च। तो स रामस के प्रथम पद के अंतिम वर्ण का श और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण और एकमात्र वर्ण च, तो ये चवर्ग है। सा के आगे चवर्ग है तो क्या हो जाएगा? सा को तालव्य सा बन जाएगा। क्या बनेगा? रामश्च। ठीक है। सत प्लस चित क्या बनेगा? सच्चित। ताको चवर्ग में परिवर्तन हो जाएगा। याच न बराबर याज्ञा, याज्ञा, यानी न को ञा आदेश हो जाएगा। चवर्ग का पंचम वर्ण। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नकार अनुनासिक था, इसलिए चवर्ग में भी अनुनासिक ही वर्ण बनेगा। ठीक है। सद प्लस जन, पहले जो उदाहरण दिया गया था, बराबर सज्जन। ठीक है बच्चों, समझ में आया? बच्चों एक इसमें सूत्र है 7। सूत्र क्या है? 7। 7 सूत्र कुछ विशेष प्रावधान करता है। वो प्रावधान क्या है जरा देखें हम। सकार के बाद तवर्ग हो तो तवर्ग के स्थान पर चवर्ग नहीं होता है। यदि पद का यानी शब्द के 2 पद होते हैं, प्रथम पद का अंतिम वर्ण अगर श हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण तवर्ग है तो तवर्ग को चवर्ग नहीं होगा। जैसे विष्णः बराबर विष्णः, प्रश्नः बराबर प्रश्नः। समझ में आया बच्चों? हाँ, शकार के बाद अगर तवर्ग है तो तवर्ग को चवर्ग नहीं होगा। यदि तवर्ग के बाद में शकार है तो हो सकता है। ठीक है। आइए देखते हैं दूसरी संधि, इष्टुत्व संधि। इष्टुनः इष्टुः। यदि श या तवर्ग से पहले या बाद में स, ये कौन सा सा है? मूर्धन्य सा। या टवर्ग का कोई भी वर्ण हो तो दंती सा और तवर्ग को क्रमशः मूर्धन्य सा और टवर्ग हो जाता है। जैसे दुष प्लस तह, तो शवर्ग सा के बाद में ता है कि नहीं है? तो क्या बनेगा? दुष्टः। ता को क्या हो जाएगा? टवर्ग हो जाएगा, दुष्टः बन जाएगा। कृष्णः, सकार के बाद में न है, न क्या है? तवर्ग है, इसलिए क्या बनेगा? टवर्ग का अनुनासिक वर्ण कृष्णः। तत्टीका बराबर तट्टीका। समझ में आया बच्चों? यानी सकार या टवर्ग के बाद या पहले सकार या तवर्ग होगा तो सा को मूर्धन्य सा, तवर्ग को टवर्ग हो जाएगा। ठीक है। इसमें भी बच्चों एक सूत्र है तोषी। कौन सा सूत्र है? तोषी। तोषी विशेष नियम करता है। क्या नियम करता है जरा देखें। यदि तवर्ग के बाद सकार हो, यदि तवर्ग के बाद सकार हो तो तवर्ग के स्थान पर टवर्ग नहीं होगा। पहले वाले सूत्र ने योग में किया था, यानी आगे पीछे कहीं भी हो सकता है, लेकिन इस सूत्र ने कहा कि सकार के बाद अगर में तवर्ग के बाद अगर कोई सकार वर्ण है, ठीक है, तो तवर्ग को टवर्ग नहीं होगा। बाकी
सकार के पहले, सकार पहले है तवर्ग बाद में है तो हो जाएगा, या टवर्ग पहले है तवर्ग बाद में है तो होगा, तवर्ग पहले है टवर्ग बाद में है तो होगा। लेकिन सकार के विषय में विशेष नियम है कि अगर तवर्ग के बाद में सकार है तो तवर्ग को टवर्ग नहीं होगा। उन्होंने उदाहरण दिया है सन प्लस षष्ठा बराबर सन षष्ठा। कौन सा उदाहरण? सन प्लस षष्ठा बराबर सन षष्ठा। ठीक है, आपको इष्टोत्तर संधि समझ में आई? कोई संदेह तो नहीं किसी को? नहीं तो ठीक है बेटा। देखते हैं संधि नंबर 3 जिसे कहते हैं जस्त्व संधि। जस्त्व संधि, जस्त्व संधि का क्या नियम है, क्या उदाहरण है, जरा देखें। नहीं बेटा बोलना नहीं है, ध्यान से सुनो। इसका सूत्र है झलाम जस झसे। कौन सा सूत्र है? झलाम जस झसे। वर्गों, झलाम जस झस क्या करता है? वर्गों के प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ वर्ण को उसी वर्ग का तृतीय अक्षर हो जाता है यदि बाद में वर्ग के तृतीय और चतुर्थ वर्ण हो तो। अर्थात किसी भी शब्द, मैंने बताए थे शब्द के 2 पदों में संधियां होती हैं, तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण कौन होगा? वर्ग का प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण होगा वर्ग का तृतीय और चतुर्थ वर्ण। जैसे उदाहरण है बुध प्लस धी, बुध प्लस धी, अर्थात वर्ग का पद का प्रथम पद का द्वितीय वर्ण क्या है? धा, जो कि कौन सा वर्ण है? हाँ, तवर्ग का चतुर्थ वर्ण। ठीक है, और उसके आगे जो वर्ण पड़ा है वो कौन सा है? वो भी तवर्ग का चतुर्थ वर्ण है। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तृतीय वर्ण। क्या बनेगा? बुद्धि। शुभ धा बराबर क्षुब्धा, दग धा बराबर दग्धा। समझ में आया बच्चों? यह है अपदांत का नियम बच्चों। यह अपदांत का अर्थ है पद का अंतिम नहीं, यानी किसी भी शब्द के बीच के भाग का अपदांत। लेकिन अब हम पदांत को देखें, यानी पद का अंतिम भाग अगर देखें तो क्या होगा? इसका एक सूत्र है झलाम जसो अंते। झलाम जसो अंते, झलाम जसो अंते क्या करता है? पदांत झल। पदांत झल का अर्थ क्या है? वही वर्ग का प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण। ठीक है, और स को क्या हो जाएगा? वर्णों को जस, क्या होगा? जस हो जाएगा। जस का अर्थ है अपने वर्ग के तृतीय अक्षर हो जाते हैं। जैसे जगत प्लस ईशा बराबर जगदीशा, षड प्लस एव बराबर षडेव, दिक् प्लस गजः बराबर दिग्गजः, शुभ प्लस अंतः बराबर शुभंतः। समझ में आया बच्चों? क्या बनेगा? शुभंतः। ठीक है, इसी प्रकार आपने अपदांत और पदांत दोनों भाग देखे जस्त्व संधि के। यदि आपको कोई संदेह हो तो पुनः पूछें। कोई संदेह किसी को नहीं है तो ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। चौथी संधि है चरतु संधि। चरतु संधि का सूत्र है खरिचा। क्या है? खरिचा। इसकी परिभाषा है वर्गों के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ को उसी वर्ग का प्रथम अक्षर होता है यदि बाद में वर्ग के प्रथम द्वितीय या स हो तो। क्या कैसे होगा? उदाहरण है तद प्लस परः, तद प्लस परः। तो बच्चों प्रथम पद का द्वितीय वर्ण क्या है? द, जो कि वर्ग का कौन सा वर्ण है? तवर्ग का तृतीय वर्ण। और उसके बाद में क्या है? परः, जो कि पवर्ग का प्रथम वर्ण है। इसीलिए प्रथम वर्ग के परे रहते क्या हो जाएगा? तृतीय वर्ण को प्रथम वर्ण हो जाएगा उसी वर्ग का। तो क्या बनेगा? दा को ता बन जाएगा, बनेगा तत्परः। सद प्लस कारः बराबर सत्कारः, उद प्लस साह बराबर उत्साह। इसमें बच्चों देखा आपने, साप है, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण सा है और प्रथम पद का द्वितीय वर्ण दा है, जो कि अपने वर्ग का तृतीय है। सा के परे रहते क्या हो जाएगा? प्रथम पद वर्ग का प्रथम अक्षर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्कारः। उद प्लस साहा उत्साह। ठीक है बेटा, इसी प्रकार आपने
चारों संधियों का अध्ययन किया। अब हम आते हैं कुछ अभ्यास प्रश्नों के लिए। आपको अभ्यास कार्य दिया जा रहा है, आप अपना अभ्यास कार्य लिख कर के कमेंट बॉक्स में भेजना न भूलें। पहला है अभ्यास कार्य, इष्टुत्व संधि की परिभाषा बतानी है और लिखनी है। नंबर 2, व्यंजन संधि की परिभाषा लिखनी है। विष्णु शब्द में संधि विच्छेद करना है। उत्साह शब्द में संधि विच्छेद कीजिएगा। सतजन में संधि कीजिएगा। बच्चों, इन्हीं शब्दों के साथ में आपको मैं सारी संधियाँ समझ में आ गई होंगी। इस विश्वास के साथ मैं संधि को इस पाठ को विराम करता हूँ। विराम करने से पूर्व बहुत ज़रूरी बात कि यदि आपको कोई संधि समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, मैं उसे पुनः समझाऊंगा। कमेंट बॉक्स में ही आपको मैं उत्तर दूंगा, इसलिए आप सब इस संधि को ध्यान से समझेंगे, अभ्यास करेंगे और अभ्यास के साथ साथ इसको बारंबार करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद बच्चों।